नाज़रीन, इस वक्त मिडिल ईस्ट से सडन एस्केलेशन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको जंग के जुमरे के अंदर जो है वो देखा जा रहा है, इसको जंग की तैयारियों के अंदाज के अंदर देखा जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करना शुरू कर दी हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इकदाम उठाया है जो बहुत ही रेयर होता है और इसको सबसे बड़ा इकदाम देखा जा रहा है कि बाकायदा जंग की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अमेरिका ने अपना स्टाफ भी निकालना शुरू कर दिया है, एम्बेसी से अपने डिप्लोमेट्स निकालना शुरू कर दिए हैं और अपने जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी मिडिल ईस्ट से इवैक्यूएट करना शुरू कर दी हैं। ये बहुत ही रेयर है और सिर्फ इराक से नहीं बल्कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वहां से भी जो एम्बेसी से स्टाफ और मिलिट्री पर्सनल की जो फैमिलीज हैं उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। यानी गल्फ से निकालना ये तो और बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान की जानिब से भी एज यूजुअल भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो किस हद तक तैयार हैं और उनकी भी मुकम्मल मोबिलाइजेशन जो है हो रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी तरफ से सबसे बड़ा डिक्लेरेशन ईरान के खिलाफ आया है, जिसमें 20 साल के अंदर पहली बार इस सतह का डिक्लेरेशन ईरान के खिलाफ आया है और एक आलमी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी उसके ऊपर इंपोज कर दी गई है, डिक्लेयर कर दी गई है। इन सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो लगा दिया गया है। इजरायली लॉबी के मुताबिक इस वक्त तमाम इकदाम हो रहे हैं, जो नैरेटिव है वो भी बिल्कुल इजरायली लॉबी के मुताबिक और जो जंग की तैयारियां हैं, जो एक माहौल बन रहा है, जो एस्केलेशन हो रही है वो भी बिल्कुल इजरायली लॉबी के मुताबिक चीजें हो रही हैं। और इधर सीरिया के अंदर बड़ी एस्केलेशन हुई है। सीरिया के जो हुक्मरान है वो किसने उनको प्लांट किया वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो माफी तलाफी भी इसराइल से करते रहते हैं और लाए भी उन्हीं की तरफ से गए हैं, लेकिन बहरहाल उनके हक में बयान देते रहते हैं, लेकिन इसराइल कोई माफी नहीं दे रहा। और अभी शाम के अंदर मजीद एस्केलेशन ये हुई है कि जो इसराइली आर्मी है जो दिसंबर से आगे पेनिट्रेट कर रही है, कब्जा कर रही है, अभी कुछ देर पहले ये वाकया हुआ है कि वो डीपेस्ट जो पॉइंट है वहां तक जाकर पहुंचे, यानी सबसे ज्यादा अंदर वो अब कुछ देर पहले उन्होंने पेनिट्रेशन की है, वहां पर शहादतें हुई हैं। बहुत सारे शाम के जो लोग हैं उनको, सिविलियंस हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त शाम के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि शहादतें हुई हैं और बहुत सारों को जब वो गिरफ्तार किया गया है। और ट्रंप के हवाले से एक आलमी सर्वे भी सामने आया है जिसमें दुनिया ने ट्रंप को एरोगेंट डिक्लेयर किया है और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं। ट्रंप को एरोगेंट जो है वो डिक्लेयर किया है पूरी दुनिया से, ये सर्वे सामने आया है। नजर मिडिल ईस्ट की 20 महीनों की जंग में हमने अंदर बहुत सारी मजीद जंगें भी देखी, हमने हिजबुल्लाह की जंग भी देखी, हमने अमेरिका और यमन की फुल स्केल वॉर भी देखी जिसमें अमेरिका ने पूरा जोर लगाया और उसके बावजूद यमन को नहीं हरा सका। फिर हमने वो भी टाइम देखा कि वेस्ट से, बर्तानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से और कितने यूरोपियन कंट्री से, इटली से वॉरशिप्स जो है वो रेड सी के अंदर आए यमन से लड़ने के लिए, वो भी हमने देखा। और उतार चढ़ाव हमने देखा है, बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो गई, फिर थोड़ा सा मामला डीएस्केलेट हो गया और गजा की जंग जो है वो मुसलसल जारी रही है। लेकिन इस वक्त जो एस्केलेशन हुई है वो बड़ी अनयूजुअल है और बहुत रेयर है कि इस तरह से होता नहीं है और इस पूरी जंग के दरमियान भी नहीं हुआ और इससे पहले भी ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। लेकिन सडन एस्केलेशन ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और इजरायली लॉबी जो है वो वाज़े नजर आ रहा है कि वो पुश कर रही है फॉर वॉर। जो नेतन्याहू के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होना थी वो हम तफसील से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या हुआ, लेकिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट फिलहाल बच गई है और बची किस वजह से, एक मोहलत उसको 1-2 हफ्तों की दी गई है। और जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है जो उसके इत्तेहाद का हिस्सा थी और फिर उसने कहा कि वो खिलाफ वोट करेगी, उसको नेतन्याहू ने कहा है, उससे मोहलत ली है कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है, इसलिए उसने नेतन्याहू के खिलाफ वोट नहीं किया और नेतन्याहू की गवर्नमेंट बच गई है। और देखिए उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे मनाया गया है ईरान के हवाले से कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है और इसलिए उन्होंने फिर टाइम दिया है नेतन्याहू को। तो ये बड़ी डेंजरस बात है कि एक डोमेस्टिक इशू में वो ईरान को लेकर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छेड़ेगा कि अब उसकी गवर्नमेंट खड़ी होगी, ये सिर्फ ईरान के हमले के हवाले से उसको मोहलत मिली है। तो ये तो बड़ी डेंजरस बात है। तो इस वक्त बड़े रैपिड जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं और ये किस तरह से मामलात अभी खराब हुए मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा था, अमेरिका जो कांस्टेंट थ्रेट कर रहा था या इसराइल से कांस्टेंट थ्रेट्स ईरान को आ रहे थे और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ईरान पर हमले के लिए ये तैयारी हो रही है, वो हो रहा है। तो ईरान ने 2 स्टेटमेंट जारी की। पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अटैक करेंगे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन उन्होंने किया। और दूसरा जो कल ईरान से ये अनाउंसमेंट आई कि वो अमेरिका की बेसेस को हिट करने जा रहे हैं और तमाम बेसेस मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम बेसेस जो है वो उनको हिट करेंगे। तो एक तो ये बैकग्राउंड मौजूद था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ
कि जो इंटरनेशनल इदारा है जिसके बारे में न्यूक्लियर का, जिसके बारे में ईरान मुसलसल ये कह रहा है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको यूरोपियन, इजराइल लॉबी और अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और ये वो इदारा है जिसके बारे में ये सबूत हासिल कर लिए गए हैं कि इसने ईरानी साइंटिस्ट को टारगेट करने में इजराइल की हेल्प की है। ये भी ईरान ने जो एविडेंस है वो सामने रख दी है। अब जनाब अली इसकी जानिब से सबसे बड़ी डिक्लेरेशन ईरान की तरफ आई है, यानी मैं बैकग्राउंड पिछले 3-4 दिन का और कुछ घंटे पहले फिर ये वाले वाकयात शुरू हुए हैं जिसके बाद ये सारा मामला खराब हो गया। पहला मामला IAEA से सामने आया, इसने सबसे बड़ी डिक्लेरेशन कर दी है। 35 मेंबर का बोर्ड होता है इस इदारे का, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, इनकी जानिब से रेजोल्यूशन लाई गई और इस रेजोल्यूशन को जो है वो मंजूर कर लिया गया। और 20 सालों में पहली बार ये डिक्लेयर किया गया कि ईरान जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा बल्कि उससे इनहराफ कर रहा है। ये आप समझ लें कि किसी भी मुल्क के हवाले से सबसे बड़ा डिक्लेरेशन होता है, सबसे बड़ा इल्जाम होता है। अगर आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से इनहराफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आप न्यूक्लियर बना रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर हर तरह का इकदाम जायज है। ठीक है ना, इसका मतलब ये। हालांकि यहां पर भी डबल स्टैंडर्ड्स है कि इजराइल ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना, और वो खुफिया तौर पर न्यूक्लियर बनाकर बैठा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो दुनिया है और इसमें जो वेस्ट की ताकत है वो कितनी बेरहम है और किस तरह बदमाशी के ऊपर मुबनी है। कि देखिए वो जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो कैसे वो तय दर तय प्रोपेगेंडा पहले करते हैं, वो जवाब घड़ते हैं। अब आप देखिए कि मिडिल ईस्ट और ईरान की एक टपकलिश लड़ाई, जंगें इन्होंने आपस में करवा के रखी, ईरान को आइसोलेट किया, बहुत सारे जवाब उसके खिलाफ घटते रहे, जैसे इराक, जैसे लीबिया, कि अपने भी साथ छोड़ जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को खड़े ना होना दिया जाए और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से भी फैसले उस मुल्क के खिलाफ करवा दिए जाएं। यही तो है उनका सिस्टम, ऐसे ही तो जवाब घटते हैं। हालांकि ईरान ना कोई न्यूक्लियर के करीब पहुंचा है, ना वो बनाने का कोई इरादा रखता है। अगर वो बनाने का इरादा रखता होता तो आज तक बना चुका होता। बहुत सारे ममालिक ने बनाया नहीं है तो ईरान भी अब तक बना चुका होता। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ जवाब गढ़ना, तो ईरान का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ ताकत के ऊपर खड़ा हुआ है। वरना क्या सऊदी अरब या टर्की ने आकर ईरान को बचाना था किसी वेस्टर्न हमले से? ईरान ने अपनी ताकत से अपने आप को जो है वो सर्वाइव अभी तक उन्होंने किया, और आगे भी अगर वो सर्वाइव करेंगे तो अपनी ताकत से करेंगे। इसलिए वो अपनी ताकत को सरेंडर करने के लिए किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे एक दफा मुअम्मर कज़ाफ़ी ने एक अच्छी गुड फेथ के साथ ये गलती कर दी थी, ईरान वो गलती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस फैसले के बाद ईरान के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड स्केल की सैंक्शंस, आइसोलेशन, मिलिट्री अटैक और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला, ये तमाम इकदाम जायज हो गए और उन्होंने कहा कि हम ये उठाएंगे। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग बोर्ड फाइंड्स ईरान नॉट कंप्लाइंग विद न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस, ये सबसे बड़ा फैसला आ गया। IAEA बोर्ड डिक्लेयर्स ईरान इन ब्रीच ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 20 years IAEA had accused Iran of breaching its non-proliferation obligations। इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ये उस आलमी एग्रीमेंट के हवाले से पहला इनहराफ जो है उसके हवाले से डिक्लेरेशन आया है। जो पहले इल्जाम लगते रहे वो और चीज थी। ये नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, जो कि आलमी एग्रीमेंट है, उससे इनहराफ का इल्जाम लगाया गया है। मैसिव रिपरकशंस इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ फर्दर आइसोलेशन एंड वाइड रेंज ऑफ सैंक्शंस। और ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मामला लेकर जाएंगे। वो कह रहे हैं बहुत संगीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे ईरान को। मैसिव लेवल की, अनप्रेसिडेंटेड लेवल की सैंक्शन लगेंगी और आइसोलेट करके रख दिया जाएगा इसको दुनिया के अंदर। तो यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से मजबूरी है कि ईरान और बाकी नॉर्थ कोरिया और सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस लिए लेकर आना चाह रहे हैं, इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर। इस वर्ल्ड ऑर्डर में उनका सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी बारीक चीज समझने की जरूरत है कि 35 मेंबर का बोर्ड है, 19 मेंबर ने इस करारदाद को पास करने के लिए फेवर में वोट किया। 11 जो मेंबर्स हैं उन्होंने एब्सटेन किया, यानी वो गैर हाजिर रहे, वो आए ही नहीं। 3 मेंबर्स हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया, यानी ईरान के हक के अंदर वोट दिया। और वो कौन सा मुल्क है? चाइना, रशिया और बर्किनो फासो। बर्किनो फासो में अभी जो लीडर इब्राहिम आए हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे, बड़े जबरदस्त लीडर हैं। वेस्टर्न हेजेमनी को फ्रंट फुट के ऊपर आकर वो लड़ रहे हैं और उनकी बातें भी सुनने से ताल्लुक रखती हैं। और 2 जो हैं वो वहां पर प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश, बहुत सारे यानी इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब भी इस 35 मेंबर बोर्ड का हिस्सा हैं। तो क्या ये 19 में शामिल हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक में और ईरान के खिलाफ वोट दिया है, या फिर ये 11 में शामिल हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है? यानी अगर ये 19 में शामिल हैं और ईरान के खिलाफ वोट दिया है तो फिर तो मामला बहुत ज्यादा खराब होने वाला है।
ये तो बहुत ज्यादा इससे मामला खराब हो जाएगा। तो अभी ये स्टैट्स भी हमारे सामने आना बाकी हैं, तो ये गड़बड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इन्होंने ईरान के खिलाफ वोट दिया है। अब जनाब अली, एक तरफ से ये वाकया हुआ और पे दर पे यानी विद इन मिनट्स, विद इन, और ये कनेक्टेड वाकयात हैं। इसके साथ ही उधर से ये डिक्लेरेशन आई, इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन हो गई और अचानक से अमेरिका ने ये फैसला कर दिया कि वो फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, वो अपने एम्बेसीज को खाली कर रहा है, स्टाफ को वापस बुला रहा है, डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है, और जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उसको इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं। और ये गल्फ में आना ये बड़ी गैर मामूली बात थी कि गल्फ रियासतों से भी एम्बेसीज को खाली करना, वहां से भी डिप्लोमेट्स को बुलाना, वहां से भी फैमिलीज को निकालना, ये सबसे ज्यादा संगीन बात थी। इसके बाद सबके मतलब एक जिसको कहते हैं हलचल मच गई और हंगामी सूरत हाल हो गई कि क्या ये वाकईतन जंग की सूरत हाल बन गई है। और ऊपर से ट्रंप ने कहा कि जो रीजन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने जा रहा है। अब आप देखिए 10-11 हजार किलोमीटर दूर बैठकर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्या कर रहा है और किस तबाही की तरफ इसको धकेल रहा है। और 20,000 जो एंटी टैंक का मिसाइल हैं वो तो ऑलरेडी अमेरिका जो है वो ट्रांसफर कर चुका है, ट्रंप जो है ट्रांसफर कर चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मजीद इक्विपमेंट भी ट्रांसफर किया जा रहा है और मोबिलाइजेशन भी, और ये सारे मामला हो रहे हैं। यूएस यूके इशूइंग रेयर वार्निंग्स evacuations in the Middle East. Israel appears ready to attack Iran officials in US and Europe say. Middle East, Israel is ready to hit Iran's nuclear sites. US braces for fallout. अब ये मतलब खबरें आ गई कि वो मोबिलाइजेशन उनकी हो रही है, साथ इसराइल जब वो हमले की तैयारी कर रहा है। अब इस सब एस्केलेशन और मीडिया रिपोर्ट्स और हुकूमती धमकियों के जवाब में ईरान का रिस्पॉन्स जब आना शुरू हुआ और हंगामी एक तो सूरत हाल बन गई। एक तो ईरान ने यह बताया कि उनको एक फ्रेंडली कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट का है उसने बताया है कि इजराइल जो है वो हमला करने जा रहा है। सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स टू रॉयटर्स जो है उसको उन्होंने बताया, अ फ्रेंडली कंट्री इन द रीजन हैज अलर्टेड तेहरान अबाउट अ पोटेंशियल इजरायली अटैक। और ये इजिप्ट या कतर हो सकता है, बहुत ज्यादा कुर्बत उनकी कतर से भी है, इजिप्ट से भी है, बाकी से भी है, लेकिन अभी रिसेंट इनकी मुलाकातें कतर और इजिप्ट से ज्यादा हुई हैं, तो एक अंदाजा ही है। लेकिन इससे हटकर यानी एक मुल्क ने रीजन में से ईरान को बता दिया कि इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है, उनकी इंटेलिजेंस ने बता दिया है। अच्छा, ईरान ने भी फिर मल्टी लेयर रिस्पॉन्ड दिया है। एक तो उन्होंने IAEA के जवाब में जो रिस्पॉन्स दिया है, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। ईरान ने कहा है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं इस फैसले के जवाब में कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट को अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर लेकर जाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपने सेंटर्स के ऊपर जो 6th जनरेशन जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इससे पहले वहां पर 1st जनरेशन इक्विपमेंट जब इंस्टॉल है और वो डायरेक्टली 6th जनरेशन वहां पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं और हम तेजी के साथ यूरेनियम को इनरिच करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, यानी मामला बहुत ज्यादा डेंजरस चला गया। क्योंकि एक बात तो काफी तय है कि अगर ईरान वाकईतन न्यूक्लियर के बहुत करीब होगा तो फिर वेस्ट से हमले के चांसेस 90% है। अगर अभी तक हमला नहीं हुआ तो जैसे टक्कर कार्लसन ने कहा कि उसकी वजह ही सिर्फ यह है कि अभी तक ईरान ने न्यूक्लियर की तरफ वो बढ़ा ही नहीं है, उस तरह से ये बहुत करीब नहीं पहुंचा है। अगर ये होता तो फिर ऑलरेडी हमला हो चुका होता। तो ये एक रिस्क तो है कि ईरान जो ही न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेगा, ये बहुत करीब होगा तो एक हमला हो सकता है और 90% उसके खदशात बढ़ जाएंगे। तो ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम तो इनरिचमेंट अगली सतह 1st जनरेशन से डायरेक्टली 6th जनरेशन के ऊपर इसको लेकर जा रहे हैं। इशू एन ऑर्डर टू ऑपरेट न्यू यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर एट अ सिक्योर साइट। इनरिचमेंट सेंटर विद एडवांस 6th जनरेशन इक्विपमेंट्स, इसको रिप्लेस किया जाएगा। IAEA रिपोर्ट इज इंटायरली पॉलिटिकल एंड फार फ्रॉम न्यूट्रलिटी। ईरान बार बार ये कहता रहा और आज भी वो ये कह रहा है कि ये न्यूट्रलिटी से दूर है और हमें ये हार्श इक़दामात लेने पर मजबूर कर रहे हैं। और ईरान ने कहा कि जो इजराइल है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि वो अमेरिका को ड्रैग कर सके ईरान के खिलाफ, क्योंकि इजराइल में तो इतनी जरूरत नहीं है कि वो लड़ेगा ईरान से। भाई इजरायली फौज आकर ईरान से लड़ेगी, जरा एक दफा उतर कर तो देखें। तो हमेशा से उन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल किया और अब भी वो अमेरिका ही को इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल सीक्स टू ड्रैग द यूएस इनटू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद ईरान। एनी इजरायली मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज विल बी मेट विद एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस फ्रॉम तेहरान। अच्छा, तो ये एक चीज हो गई। फिर ईरान से मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर रिस्पांस आ रहा है, यानी सदर कर रहा है, जो मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स हैं वो बात कर रहे हैं, IRGC के जो सरबराह हैं वो बात कर रहे हैं। यानी अब इसके जवाब में मुख्तलिफ लेवल से रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम ऐसे तैयार हैं, हमारी ये तैयारी है। पहले सदर के बयान देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यहां पर क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है और जो रीजन के कंट्रीज हैं जो आपस में जिनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं ईरान और बाकी रीजनल कंट्रीज के, उनके दरमियान एक दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और हम काम कर रहे हैं स्ट्रेंथन ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप विद इट्स नेबर्स। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यहां पर हॉस्टिलिटी, दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि उन्होंने जो स्टाफ है वो गल्फ कंट्रीज से निकालना शुरू कर दिया, जैसे कोई ईरान जब गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला करने जा रहा है
तो ये अमेरिका कैन नॉट प्रेशर अस और वी इंजॉय मैनी कैपेबिलिटीज एंड आवर पीपल आर स्ट्रांग, ये ईरानी सदर बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वी विल नॉट सरेंडर आवर कंट्री टू द यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड E3 जो यूरोपियन के 3 मालिक हैं आर ट्राइंग टू एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन आवर पीपल टू हाल्ट आवर प्रोग्रेस बट दे आर डिल्यूजनल। और इसी दरमियान फिर IRGC के जो सरबराह हैं उनका भी इसी तरह का रिस्पॉन्स आया कि हम निगोशिएशन चाहते हैं, लेकिन अगर इसकी तरह मामला नहीं जा रहा तो फिर हम बड़ी विजडम के साथ और बड़ी ताकत के साथ जवाब देंगे। यहां पर एक दिलचस्प बात भी है, यानी एक तरफ तो ये जंग की तैयारी हो गई, आपके सामने सारे हालात, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू भी है और उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ईरानियन कुछ सोर्सेज ने इसके ऊपर बात भी की और ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कुछ थोड़ी सी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इसको एक और एंगल से भी देखते हैं और वो ये है कि अमेरिका इटसेल्फ कोई जंग की प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहा या जंग का इरादा नहीं रखता। इजरायली लॉबी अपनी जगह पर कोशिश कर रही है, जंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता, ये छिड़ सकती है किसी भी वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका मतलब तय कर चुका है कि वो हमारे साथ जंग करने जा रहा है। उनके मुताबिक ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, क्योंकि संडे को मुज़ाकरात होने हैं और उसमें चूंकि ईरान शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है जो अमेरिका की है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश ईरान के ऊपर की जा रही है और इजरायली लॉबी को भी जरा सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा एक माहौल बनाकर। ये दिलचस्प पहलू भी ईरान ने सामने रखा है। इसको जरा देखिए, वॉशिंगटन अंडर प्रेशर फ्रॉम द इजरायली लॉबी इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, ये मुजाहरा करने की कोशिश कर रहा है, अ स्टेट ऑफ अलर्ट इन इट्स मिलिट्री बेसेस एंड डिप्लोमेटिक मिशंस, कि सिर्फ इजरायली लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए उसने स्टेट ऑफ अलर्ट शो कर दिया है मिलिट्री सतह के ऊपर भी और डिप्लोमेटिक मिशंस के अंदर भी। एक्सक्लूसिव यूएस मोबिलाइजेशन एम्स टू फोर्स की निगोशिएटिंग टर्म्स ऑन ईरान। असल मकसद यह है कि जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगी, ईरान कह रहा है कि ये होगी, ये यहां पर बात अड़ी हुई है, तो इस चीज को ईरान से मनवाया जाए। यूएस मिलिट्री प्रेशर इज मेंट टू प्रेशर तेहरान इन न्यूक्लियर टॉक्स। ये सब जंग की तैयारी नहीं है, यानी जंग को ना को रूल आउट कर रहा है, ये हो सकती है इजरायली लॉबी, सारे मामला, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अमेरिका की जानब से सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। वार्निंग एनी इजरायली अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज विल ट्रिगर एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस। साथ कहा कि अगर इजराइल ने इस सब के बावजूद हमला कर दिया तो फिर अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस भी आएगा। देयर इज नो रियल इंडिकेशन दैट द रीजन इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन ईरान एंड यूएस। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत वो टाइम आ गया है या हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं कि इलाकाई जंग छिड़ने जा रही है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी ईरान एक एंगल डिस्कस कर रहा है। इवैक्यूएटिंग डिपेंडेंट्स एंड पर्सनल फ्रॉम एम्बेसीज इन गल्फ एंड शिफ्टिंग ट्रूप्स टू लीव फैमिली मेंबर्स ऑन लीव आर बीइंग ड्रिवन बाय प्रेशर फ्रॉम द इजरायली लॉबी एमिंग टू फोर्स ईरान्स कैपिटुलेशन ऑन की नेगोशिएटिंग टर्म्स। तो बहरहाल जंग के माहौल में यह भी एक दिलचस्प एंगल है कि ईरानियन इसको इस तरह से भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेक्स कितने हाई हैं। उन्होंने फोर्सेस मोबिलाइज करना शुरू कर दिए हैं और एम्बेसी स्टाफ खाली करना शुरू कर दिया है, मतलब कितना कुछ हो रहा है। और बात यह है कि अगर ईरान इस सब के बावजूद नहीं मानता तो फिर क्या करेगा अमेरिका, ठीक है ना। ईरान के बारे से यह बात तो क्लियर है कि ईरान इसको मानने वाला नहीं है, इस चीज को वो कभी छोड़ेगा नहीं, तो फिर क्या करेगा अमेरिका, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले दिन इसलिए बहुत ज्यादा क्रूशल होने जा रहे हैं, खासकर अगले 2-3 दिन बहुत ज्यादा क्रूशल होंगे। सीरिया में इजराइल ने एस्केलेशन की है। अच्छा, कल ये खबर आई जिसको हमने डिस्कस नहीं किया कि नेतन्याहू जो है वो एक कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट की तैयारी कर रहा है विद सीरिया, विद अल-शरा, जिसको ब्रोकर कर रहा है अमेरिका, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, प्रॉपर एक कंप्रिहेंसिव जो है वो पीस एग्रीमेंट होगा जैसे जॉर्डन और इजिप्ट के साथ हुआ है। अच्छा, ये बात हो गई और अल-शरा भी कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है, लेकिन जाहिर बात है कि वो पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखिए कि इजरायली आर्मी ने क्या किया है। इजरायली आर्मी आगे पेनिट्रेट कर गई है, बहुत सारे शामी उनको गिरफ्तार किया है और वहां पर शहादतें भी की हैं। इजरायली फोर्सेस अरेस्टेड नंबर ऑफ सीरियंस फ्रॉम द विलेज ऑफ बेत जनीन। द इजरायली इनकर्जन इज द डीपेस्ट इन साउथ वेस्टर्न डमास्कस कंट्रीसाइड सिंस द फॉल ऑफ द रिजीम। ये सबसे वो गहरा तरीन लॉन्गेस्ट पॉइंट है जहां तक वो पहुंचे हैं। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम द ऑक्यूपेशन फोर्सेस आर डिप्लॉयड अक्रॉस द नेबरहुड ऑफ द बेत जनीन। देखें, जो अंदरूनी सूरत हाल ना इजराइल में, उसकी गवर्नमेंट गिरने जा रही थी, उसने सिर्फ इस वजह से उसको मोहलत मिली है कि भाई ये बहुत जरूरी है, ईरान पर हमला करना है, ग्रेटर इजराइल ये वो। तो अब नेतन्याहू एस्केलेट ही करेगा, वो इस लेवल के ऊपर सूरत हाल को नहीं रखेगा। देयर आर कॉल्स फॉर अ मैस डेमोन्स्ट्रेशन इन बेत जनीन इन द डमास्कस कंट्रीसाइड ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ मार्टायर किल्ड बाय इजरायली गनफायर। वहां पर जो शहादतें हुई हैं उनके फ्यूनरल तो हो रहे हैं और दूसरा वहां पर बहुत बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं। और आखिरी हेडलाइन देखिए, वर्ल्ड सी ट्रंप एज एरोगेंट डेंजरस एज रेटिंग सिंक। दुनिया इसको एक डेंजरस भी देख रही है और एरोगेंट भी देख रही है, और वाकईतन
ट्रंप के आने के बाद दुनिया में क्योस बहुत अगली सतह के ऊपर चला गया है। क्योस दुनिया में बड़ा है, कम नहीं हुआ है। जंगें ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही हैं, कम होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि वो अपने आप को एक ऐसा ही बंदा प्रेजेंट करता है जो जंगों को रोकना चाह रहा है। दुनिया में उसने जंगें क्या रोकनी है, खुद अमेरिका क्योस के अंदर जा चुका है। ये उसकी एरोगेंस, और जाहिर बात है ये उसकी एरोगेंस की वजह से सबसे ज्यादा ये हो रहा है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राह जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।